ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भोजन, कपड़े, हवा और पानी का होता है, उतना ही महत्व शिक्षा का भी है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रसार होता है। इंसान की बुद्धि का विकास शिक्षा अर्जित करने से ही होता है। हम ये बिना किसी संशय के कह सकते हैं कि शिक्षा मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी ये भरपूर प्रयास करते हैं कि अपने श्रोताओं तक शिक्षा जगत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर पहुंचाते रहें और उनके ज्ञान में वृद्धि करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अंक की शिक्षा जगत में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारियों के साथ। सबसे पहले मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू ने मनाया 36वां दीक्षांत समारोह। जुलाई 2023 सत्र के लिए इग्नू जल्द करेगा एडमिशन प्रक्रिया शुरू। इग्नू ने जारी किए ऑनलाइन परीक्षा के एडमिट कार्ड। और इग्नू के MBA पाठ्यक्रम का होगा विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 3 अप्रैल 2023 को अपना 36वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस समारोह का आयोजन इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में किया गया। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस समारोह में छात्रों को PhD की 90 डिग्रियां प्रदान की गयीं। इसके अलावा MPhil, मास्टर्स और बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए छात्रों को गोल्ड मेडल और कैश प्राइज भी दिए गए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, देवियों और स्वजनों, शिक्षा की ज्योति से अज्ञान अंधकार में ज्ञान की प्रकाश फैलता है। शिक्षा की धारा निराशा में आशा का संचार करती तथा जीवन में आगे बढ़ने की योग्यता प्रदान करती है। उच्च शिक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये प्रसन्नता का बात है, बहुत से विद्यार्थियों को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी और सर्कमस्टांसेस की वजह से हायर एजुकेशन को जारी रखने में कठिनाई होती है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में इग्नू जैसे संस्थान बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो अभी नौकरी या स्वरोजगार में व्यस्त है, स्किल अपग्रेड करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इग्नू से अपनी शिक्षा जारी रख रही है। इस प्रकार डिस्टेंस एजुकेशन की व्यापक सामाजिक आर्थिक उपयोगिता है। विद्यार्थियों को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करके इग्नू एक बहुत उपयोगी सेवा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शिक्षा नीति में अन्य महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ भारतीय परंपराओं के प्रति गौरव का अनुभव करने तथा भारतीय भाषाओं को अध्ययन का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने से बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय नवीन ज्ञान विज्ञान का सृजन संभव हो सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इग्नू के शिक्षण स्वयं प्रभा चैनलों और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अनेक भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबको जो उपाधियां मिली है वो आपकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति आपके समर्पण एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुझे बताया गया है कि ओपन लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके आज कोई सिविल सर्वेंट्स देश के प्रशासन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि
आप सबने जो ज्ञान और कौशल अर्जित किए हैं, ये आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी। विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर बधाई देती हूँ। थैंक यू। जय हिंद। इग्नू के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने भी 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और इग्नू की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और वर्तमान में 35 लाख छात्र इग्नू से अध्ययन कर रहे हैं। इग्नू 300 से भी ज्यादा शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहा है और गत वर्ष 38 ODL और 16 ऑनलाइन नए पाठ्यक्रमों को भी शुरू किया गया है। इसके अलावा इग्नू के कई पाठ्यक्रमों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जा रहा है। प्रोफेसर नागेश्वर राव ने ये भी कहा कि बदलते हुए परिपेश और छात्रों की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इग्नू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजिटल एजुकेशन पर भी लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति से सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम 2.7 लाख से अधिक छात्रों को विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। मुख्यालय और 36 क्षेत्रीय केंद्रों में 36वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों का इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। इस दीक्षांत समारोह में इग्नू का संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना वास्तव में मेरे लिए गौरव का क्षण है। यह विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वर्तमान में 35 लाख छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं। 37 वर्ष पूर्व यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 36वां कन्वोकेशन है। 38 लाख पूरा छात्र हैं। 35, 36, 37, 38 लाख ये हमारी उपलब्धि है, पहुंच है, गुणवत्ता है, समता है। प्रतिवर्ष हम लोग 13 लाख छात्रों का प्रवेश लेते हैं। साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। 8 लाख छात्र जून और दिसंबर 2 बार पूरे देश में 1000 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से और विदेश में भी परीक्षाएं ली जाती हैं। हमारे 69 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें 12 क्षेत्रीय केंद्र आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ असम राइफल्स के साथ भी हैं और 2000 से ज्यादा हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, जिनके द्वारा हम छात्रों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे छात्रों में 49% महिलाएं हैं, 50% ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं और अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को देखें तो वहां पर जो छात्र हैं उसमें ट्राइबल्स का प्रतिशत 50% के ऊपर है। हम जेल के कैदियों को भी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं और निःशुल्क शिक्षा है और उनकी संख्या 7000 से ऊपर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए जल्द ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए एडमिशन दिया जाएगा। इग्नू में एडमिशन के लिए विभिन्न प्रोग्राम्स में मेरिट और प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार होगा। जो इग्नू के माध्यम से किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा वाले कोर्सेज में आवेदन के लिए छात्रों को NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन जरूर करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए दिसंबर सेशन परीक्षा यानी टर्म एंड एग्जाम 2022 का हॉल टिकट जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड को आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये हॉल टिकट इग्नू के दिसंबर टर्म एंड एग्जाम ऑनलाइन परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लॉगिन विंडो में अपने नामांकन संख्या यानी एनरोलमेंट नंबर और कार्यक्रम के नाम का उपयोग कर सकते हैं। इस विषय में आप अधिक जानकारी के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के साथ MOU साइन किया है ताकि मातृभाषा में प्रबंधन शिक्षा की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय के MBA पाठ्यक्रमों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके, जो छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षा क्षेत्र को बदलने के लिए बहुभाषीय शिक्षा एक आवश्यकता है। इग्नू ने MBA पाठ्यक्रमों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। AICTE के सहयोग से हिंदी, तेलुगु, उड़िया, तमिल, बंगाली और मराठी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम का अनुवाद किया जाएगा। इससे उन छात्रों के लिए MBA पाठ्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी जो अपनी मूल भाषा में सीखने में अधिक सहज हैं। जिला कारागार झांसी में सलाखों के पीछे शिक्षा की अलख जलाई जा रही है। जेल में सजा काट रहे बहुत सारे बंदियों ने पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाते हुए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा हासिल करने के लिए कई तरह के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले ये बंदी पढ़ाई के साथ ही परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान समय में झांसी जिला कारागार के 92 बंदी विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट और डिग्री कार्यक्रमों में डिस्टेंस माध्यम से प्रवेश लेकर अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं। जेल प्रशासन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इन्हें सहायता और सुविधा प्रदान कर रहा है। जिला कारागार के इन बंदियों को पाठ्यक्रमों में नामांकन के बाद अध्ययन सामग्री इग्नू की ओर से उपलब्ध कराई जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी काउंसलिंग भी कराई जाती है। परीक्षा का आयोजन भी जिला कारागार परिसर में ही किया जाता है। जेल प्रशासन नियमित रूप से बंदियों को शिक्षा और कौशल के लिए प्रेरित करता है और बहुत सारे बंदी खुद भी पढ़ाई की इच्छा व्यक्त करते हैं और इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपना पूरा सहयोग दे रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री के लिए देश भर से करीब 9000 स्कूलों का चयन किया है। अधिकारियों ने कहा है कि PM श्री का दर्जा पाने के लिए आवेदन के योग्य पाए गए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों समेत 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में से इन स्कूलों को चुना गया है। इन स्कूलों का मूल्यांकन 6 व्यापक मापदंडों के आधार पर किया गया है। हम आपको बता दें कि PM श्री केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों को आधुनिक व बेहतर बनाया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित अहम जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन लेने के बाद अपने कुछ स्किल्स डेवलप करके इस क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करके अपने करियर को एक नया रूप दे सकते हैं। मार्केटर्स अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले अभ्यर्थियों को ज्यादा महत्व देते हैं ताकि वे आसानी से अपनी बातों को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सके और उन्हें प्रभावित कर सके। मार्केटिंग मैनेजर हर एक प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। वे मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस की विभिन्न फील्ड्स में एक महत्वपूर्ण लिंक के तौर पर कार्य करता है और ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। मार्केटिंग मैनेजर्स कोई भी प्रोडक्ट तैयार होने के बाद ये सुनिश्चित करते हैं कि वास्तविक प्रोडक्ट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। इस तरह अपने ग्राहकों की आशाओं के अनुरूप प्रभावी मूल्य निर्धारण नीतियों और वितरण नेटवर्कों को डिजाइन करके ग्राहकों की मांग को पूरा करने में मार्केटिंग मैनेजर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स अपनी कंपनी को लगातार मुनाफा दिलाने का प्रयास भी करते हैं। श्रोताओं, अगर आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा लेवल से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD तक के कोर्सेज मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि मार्केटिंग के डोमेन में विभिन्न स्पेशलाइजेशंस होती हैं और अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्षेत्र चुनते हैं तो आपको इन विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। चलिए हम
आपको बताते हैं उन विभिन्न स्पेशलाइजेशंस के बारे में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फील्ड के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले आता है कंज्यूमर बिहेवियर। ये कोर्स मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और शारीरिक कारकों पर प्रकाश डालता है और ये उपभोक्ता को उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इस विषय का उद्देश्य उपभोक्ता दृष्टिकोण और व्यवहार के बारे में समझ को बढ़ाने वाला तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। ये एक नवीनतम विषय है जिसे आजकल लगभग सभी संस्थानों द्वारा वरीयता दी जा रही है। ये विषय ऑनलाइन मीडिया में व्यापार और ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग जैसे विषयों के बारे में विस्तृत समझ प्रदान करता है। इसके अलावा एक फील्ड होता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मुख्य आधार रिसर्च है। इन सब स्पेशलाइजेशंस का लक्ष्य उपभोक्ताओं या उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए उपयोग की जा सकने वाली जानकारी एकत्रित करना है। मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा विश्लेषण करने और उसके बाद व्याख्या करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन और रिसर्च स्किल्स में भी बढ़ोतरी होती है। फिर आता है रूरल मैनेजमेंट। ग्रामीण और रिमोट इलाकों में घुसपैठ और मुनाफा बनाने के लिए अप्रचलित बाजार स्थान को ट्रेस करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस प्रकार इस विषय का उद्देश्य ग्रामीण बाजारों को टैप करने और उन क्षेत्रों से अधिकतम रेवेन्यू लाने में शामिल बारीकियों को समझना है। और अंत में आता है रिटेल मार्केटिंग। रिटेल मार्केटिंग पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के संगठित खुदरा परिदृश्य का विस्तृत अवलोकन प्रदान करने का कार्य करता है। इस विषय का उद्देश्य बड़े पैमाने पर संगठित रिटेल फील्ड, जिनका सकल घरेलू उत्पाद में कोई योगदान नहीं होता, उसको परिवर्तित करना है। ये दुनिया भर में रिटेल के क्षेत्रों में विभिन्न रिटेल मॉडल और नए विकास के बारे में समझ को विकसित करने में मदद करता है। तो ये थी वो स्पेशलाइजेशंस जिन्हें आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत चुन सकते हैं और इनमें अपनी स्पेशलाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स को करने के बाद आप किन प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हैं। आप मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर, मीडिया प्लानर, सेल्स मैनेजर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट आदि के रूप में कार्य कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब देश के उन प्रमुख संस्थानों की जहां से आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता आदि प्रमुख हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, सिर्फ ज्ञानवाणी एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप इन पदों के लिए 26 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें recruitment.nta.nic.in पर। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें colrec.uod.ac.in पर। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेडिकल ऑफिसर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर आदि पदों के लिए अब 13 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.pmc.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए 14 अप्रैल 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.scert.delhi.gov.in पर।
नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी नई दिल्ली में जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर आदि पदों के लिए 17 अप्रैल 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nwda.gov.in पर। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, सीनियर कंट्रोलर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर आदि पदों के लिए आप 17 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.bmrc.co.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है कुछ ऐसे विशेष तथ्यों से आपको अवगत कराने का जिनके कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, ये समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 2 अप्रैल 1970 को असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। 2 अप्रैल 2011 को भारत ने श्रीलंका को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया था। 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। 4 अप्रैल 1949 को नाटो यानी द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे। 5 अप्रैल 1979 को देश का पहला नौसेना संग्रहालय बॉम्बे में खोला गया। 6 अप्रैल 1896 को पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस, ग्रीस में हुई। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत गांधी जी ने पहली अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य मामलों की एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये थी वो सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का जिसमें आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की यानी वर्ल्ड हेल्थ डे की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 अप्रैल का दिन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पिछले सालों में कोरोना महामारी ने विश्व स्तर पर अपना प्रकोप दिखाया। दुनिया के लगभग हर देश में संक्रमण का प्रसार हुआ। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर स्तर पर प्रयास किया कि दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके, सभी जगह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रहें और संक्रमण से बचाव हो सके। इसी तरह लगभग सभी देश बीमारी से मुक्त हों और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, ये सब विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कब और कैसे इस दिन की शुरुआत हुई। साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसके 2 साल बाद ही 1950 में विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही की थी। ऐसे में स्वास्थ्य दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। ऐसे में WHO के स्थापना दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। 1950 को पहली बार WHO से जुड़े सभी देशों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था। दुनिया भर के सभी देशों में समान स्वास्थ्य सुविधाओं को फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों से जुड़े मिथकों को दूर करना
और वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना और उन विचारों पर काम करना ही स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य है। इस दिन स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं और देखभाल संबंधी विषयों पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये संगठन दुनिया भर में बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र के 7 एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। देश की सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में भी ये मदद करती है। पेशेवर समूहों और विशेषज्ञों की मदद को भी बढ़ावा देती है। तो श्रोताओं, ये तो हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने आपको ये जानकारी दी कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया परवेश कुमारी ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा